So I'm sure you guys are fantastic. So we are understanding many important concepts related to cyclic AMP signaling. हम लोगों ने ये समझा कि साइक्लिक AMP सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है, वो एक्टिवेट किस तरीके से होता है, प्रोटीन काइनेज ए का रोल क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए अपने प्रीवियस लेक्चर्स में और वीडियोस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे साइक्लिक CAMP सिग्नलिंग से रिलेटेड। अब नाउ वी अंडरस्टूड दैट हाउ दिस पर्टिकुलर सिग्नलिंग पाथवे इज एक्टिवेटेड। हमको ये पता है कि किस तरीके से इस पाथवे का एक्टिवेशन होता है। अब बात करते हैं इसकी इनएक्टिवेशन की। मान लिया हमको ये पाथवे रोकना है, वी कैन डू दैट नो। या फिर नेचर ने इस तरीके से जो प्रोसेस है इसको, ऑब्वियसली किसी चीज का अगर स्टार्टिंग स्टेप होता है तो उसको रुकने का भी एक स्टेप होता है। सो नेचर हैज लाइक द तोड़ फॉर एवरीथिंग। तो हाउ वुड दिस सिग्नलिंग पाथवे विल बी इनएक्टिवेटेड? क्या क्या चीजें हैं? अगर हम दोबारा से CAMP सिग्नलिंग पाथवे को रिकॉल करें तो वी नो कि जो बेसिक चीज है वो कहाँ से एक्टिवेशन हो रहा है। सिग्नल मॉलिक्यूल्स जैसे ही आते हैं तो जो GPP दिस पर्टिकुलर नो, जब ये एक्टिवेटेड मोनोमेरिक G प्रोटीन जो होता है एक्टिवेटेड फॉर्म में, सारा जो है वो सिग्नलिंग पाथवे इसको एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एडिनिलेट साइक्लेज जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में लाइक एक्टिवेट हो रहा है। उसके बाद में साइक्लिक AMP जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो रहा है। सो ये जो है ये मेजर फैक्टर्स है इन साइक्लिक पाथवेज को एक्टिवेट करने में। तो किसी तरीके से अगर मैं इनको ही इनएक्टिवेट कर दूं, इनको ही खत्म कर दूं, राइट, मतलब इसको ना प्रोड्यूस होने दूं, इसको ना प्रोड्यूस होने दूं, जी एक्टिव G प्रोटीन को, या फिर एडिनिलेट साइक्लेस को ना प्रोड्यूस होने दे, किसी तरीके से ये बनने ना दे, साइक्लिक AMP को ना प्रोड्यूस होने दे, या ये चीजों को अगर हम प्रोडक्शन ही उनका रोक दे तो ये जाहिर सी बात है ये सिग्नलिंग पाथवे जो है वो रुक जाएगा। ठीक है। तो so if I talk of this, like if I destroy this, the very starting factor GTP, G GPCR को ही रोक दे, G प्रोटीन को ही रोक दे, ये जो रिसेप्टर है इसको ही रोक दे, या फिर इसका लाइजोसोमल डिग्रेडेशन कर दे, इंटरनेलाइजेशन कर दे, ये सब जो है रिसेप्टर्स को डिग्रेड कर रहे हैं। तो जब ये बनेगा ही नहीं, रिसेप्टर मौजूद ही नहीं होगा, तो ये जो है सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं बीटा अरेस्टिन। तो ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है GRK से। ये बेसिकली काइनेजेस होते हैं। काइनेजेस का फंक्शन वी आर फैमिलियर, वी नो दैट ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे। जब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है तो उसके बाद में बीटा अरेस्टिन कम्स इनटू प्ले। ये आ जाते हैं तो ये बाइंड कर जाएंगे। जैसे ये बाइंड कर रहे हैं यहाँ पे यू कैन सी रिसेप्टर से, तो these are not, this is not allowing the binding of G protein। G प्रोटीन को रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं होने दे रहे, यानी कि कपलिंग ही नहीं होने दे रहे। GPCR का जो नाम है वो कपल्ड रिसेप्टर्स किस क्यों है, क्योंकि G प्रोटीन और रिसेप्टर्स कपल होते हैं, कनेक्ट होते हैं या फिर एसोसिएट होते हैं। तो जब ये G प्रोटीन एसोसिएट ही नहीं होंगे रिसेप्टर से तो फिर क्या होगा, अगेन सिग्नलिंग पाथवे जो एक्टिवेटेड नहीं होंगे। सो दिस इज अनकपलिंग। इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, एडिनिलेट साइक्लेज और एडिनिल साइक्लेज विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड, साइक्लिक AMP विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड, जो भी मतलब मैकेनिज्म पूरा ही रुक जाएगा।
रुक जाएगा। तो डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं इसको। और ये जो है एगोनिस्ट जब है, एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वहां पे रिसेप्टर्स पे, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को ही क्या कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं। उनका जो फंक्शन है, उनका जो रोल है, मतलब एक ही तरीके का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ईट अ पर्टिकुलर ड्रग, वी कंज्यूम दो ड्रग्स, एक पेशेंट को एक ड्रग दे दी, एक पेशेंट को एक ड्रग दे दी, तो दोनों का ही जो इफेक्ट है वो सेम है। तो एगोनिस्ट कहते हैं ना उसको। एंटागोनिस्ट मतलब अगेंस्ट, एगोनिस्ट मतलब सिमिलर, जिनका फंक्शन होता है या स्ट्रक्चर होता है, सिमिलैरिटी है जिनमें। तो दिस इज हाउ वी कैन इनएक्टिवेट CAMP सिग्नलिंग पाथवेज। सिमिलरली यहाँ पे भी ये दिखाया हुआ है। तो बीटा एरेस्टिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो या तो वो खत्म करेगा रिसेप्टर्स, या तो खत्म होएगी, या उनका डिग्रेडेशन होएगा, या फिर उनका डाउन रेगुलेशन होएगा, मतलब प्रोडक्शन ही ना हो रिसेप्टर्स का, या फिर बीटा एरेस्टिन वाला जो है वो चलेगा, अनकपलिंग रिएक्शन चलेगा। सो दिस इज हाउ जी cyclic AMP signaling pathways are inactivated. So please, I hope you understood this. चलिए बात करते हैं अब बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्नलिंग पाथवेज की, जो कि है कोलेरा टॉक्सिन और पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस लगातार कंसिस्टेंटली फ्रेम होके आ रहे हैं, पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में ही। और मेन जो उनका फेवरेट टॉपिक है वो है कोलेरा टॉक्सिन वाला सिग्नलिंग पाथवे। तो इसको हम लोग समझते हैं आज, कोलेरा टॉक्सिन को उसका जो मोड ऑफ एक्शन है। कोलेरा टॉक्सिन की अगर मैं बात करूं तो इट इज बेसिकली एन एंटीरोटॉक्सिन। जैसे ही ये टॉक्सिन एंट्री करता है बॉडी में, तो ल्यूमन, इंटेस्टाइनल ल्यूमन में इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, लगातार जो है वाटर लॉस होता है, या फिर उसको हम डायरिया भी कह सकते हैं। ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, जो कि है विब्रियो कॉलरे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब हम समझते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन या फिर सिग्नलिंग पाथवे। तो दिस इज अगेन बिकॉज लाइक इट सेल सरफेस रिसेप्टर से कनेक्टेड है। तो ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे, आई एम ड्रॉइंग अ इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, और वहां पे सारी कहानी जो है हो रही है। नाउ द रिसेप्टर ओवर हियर इज, ये रिसेप्टर है जो कि है GM1 गैंग्लियोसाइट। दिस इज रिसेप्टर, जिससे कि क्या कनेक्ट होंगे, यहाँ पे क्या एसोसिएट होंगे, फिर बाइंड करेंगे, लीगेंड बाइंड करेंगे या फिर सिग्नल बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो सिग्नल है, लीगेंड है, वो एक टॉक्सिन है, कोलेरा टॉक्सिन है, और उसका भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। तो वो है AB टॉक्सिन बेसिकली। AB सब यूनिट से मिलके बना हुआ है। दिस इज A सब यूनिट, दिस इज B। और A जो सब यूनिट है वो A की कॉपी है और कैटालिटिक है। वन कॉपी ऑफ A सब यूनिट। B की 5 आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं
ठीक है, तो दिस इज AB टॉक्सिन और कोलेरा टॉक्सिन। अब ये यहाँ पे क्या आने वाला है, बाइंड करने वाला है इस रिसेप्टर पे। तो आई होप आप इमेजिन कर रहे हैं, सारी चीजें हमको इमेजिन करनी है, रिलेट करनी है। मान लिया एक पेशेंट है जिसको ये, जिसके अंदर ये बैक्टीरिया घुस गया है और जो सारा जो है वो सिग्नलिंग, ये जो पाथवे है ये स्टार्ट हो गया है। तो ये घुसा यहाँ पे कोलेरा टॉक्सिन और उसको क्या हो गया, आगे जाके डायरिया वगैरह होने वाला है, कोलेरा की बीमारी उसको लग गई। तो इस तरीके से आप चीजों को कनेक्ट कीजिए साथ ही साथ। ठीक, जैसे ये हुआ, अब यहाँ पे जो है बीटा बी सब यूनिट जो है वो आप देख सकते हैं वो एसोसिएट हो रही रिसेप्टर से। सो इट बी इज एसोसिएटिंग विद दिस पर्टिकुलर रिसेप्टर। और ए जो है क्योंकि वो कैटालिटिक है तो वो अंदर जाएगी, सारा जो खेल है वो ए सब यूनिट पे, यानी कि जो मैकेनिज्म है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए सब यूनिट की वजह से। और इसकी भी दो फॉर्म्स होती है, A1 और A2। तो A1 इज एक्टिव, ये जो फ्रेगमेंट है A1 इज एक्टिव इन नेचर। तो जैसे ही अंदर गया, ए सब यूनिट जैसी एंट्री की, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, it will further activate what we know that GS alpha subunit, I mean sorry, G protein will be activated। ये एक्टिवेट हो गया। तो GTP फॉर्म में है, मोनोमेरिक G प्रोटीन फॉर्म में है। वही चीज होने वाली जो हमने सिग्नलिंग पाथवेज में समझी थी। नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, वी नो दैट कि जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो येलो से कर देते हैं, की वजह से क्या हो रहा है, एडिनाइलेट साइक्लेस एक्टिवेट हो गया, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है। एंड जिसकी वजह से वी नो दैट साइक्लिक AMP प्रोड्यूस हो रही है। देन दिस इज एक्टिवेटिंग फर्दर PKA, प्रोटीन काइनेज A, ये हो गया एक्टिवेट। और फिर क्या होगा उसकी वजह से, सारा जो सिग्नलिंग पाथवे क्या करेगा, फिर फर्दर प्रोड्यूस्ड हो। तो CFTR क्लोराइड आयंस को फॉस्फोराइलेट कर दिया, और even it is acting on like सोडियम हाइड्रोजन आयंस को, इन सब पे क्या कर रहा है, ये सब एक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है आयंस का इधर उधर आदान प्रदान होगा। आप हमारी वीडियो पहली वाली भी देख सकते हैं, मेम्ब्रेन टॉक्सिन्स 2 में, जिसमें मोड ऑफ एक्शन मैंने डिस्कस किया है। तो सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ये कहाँ पहुंच जाएंगे, गट में पहुंच जाएंगे। गट में पहुंचते ही क्या होगा, विल लीड टू water loss or diarrhea। So this is how it works। So if you notice, जो बेसिक जो है वही पाथवे चल रहा है, साइक्लिक AMP की कहानी चल रही है, फॉस्फो प्रोटीन काइनेज A का चल रहा है, G प्रोटीन का एक्टिवेशन चल रहा है, वही चीज चल रही है। अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट थोड़े पॉइंट्स है वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो A1 है, एक्टिव फॉर्म जो है A सब यूनिट की, ये एसोसिएट होता है ARF6 से। तो ARF6 जो है वो बेसिकली ADP राइबोसाइलेटिंग फैक्टर है।
तो ARF6 क्या करता है, ये जी प्रोटीन को राइबोसाइलेट कर रहा है, वो भी कहां पे, आर्जिनिन रेजिड्यू पे। arginine residue of G protein is ribosylated because of ARF6, and this ribosylation process is because of NAD ions donating groups. So this is donating causes for the ribosylation of G proteins on arginine residue. अब जैसे ही ये राइबोसाइलेट हो गए तो जी प्रोटीन्स जो है गैप से एसोसिएट नहीं हो पाएंगे जीएपी से। तो जीएपी से क्योंकि एसोसिएट नहीं हो पा रहे, तो जो साइकिल जो रुकना था, एक कंट्रोल मैकेनिज्म था, वो रुक गया है, वो गड़बड़ हो गया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगा, एडिनाइलेट साइक्लेज जो है बहुत ही परमानेंटली एक्टिवेट रहेंगे। और क्योंकि ये परमानेंटली इनका एक्टिवेशन हो रहा है, तो साइक्लिक एएमपी लगातार प्रोड्यूस हो रहे हैं, साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो प्रोटीन काइनेज ए का कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि ये जो मैकेनिज्म है, इट इज परमानेंटली ऑन, लीडिंग टू persistent वाटर लॉस और डायरिया। तो इस तरीके से ये हो रहा है। ये ES अल्फा, ये फॉर्म है जी प्रोटीन की यहाँ पे। इस तरीके से कोलेरा होता है, और दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट। कितना आसान है। अब आप लोग जो है कुछ भी क्वेश्चन को फ्रेम कर दें, इससे रिलेटेड आप आसानी से, आई एम श्योर आप कर दोगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जानेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर्स में पर्ट्यूसिस टॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफी सिमिलर है, बस वहां पे जो जी प्रोटीन है वो जीआई इनहिबिटरी प्रोटीन गड़बड़ होता है। ओके, तो stay tuned for more. All the very best.